Welcome to Fundamental Rules and Supplementary Rules classes, and here we have reached to fundamental rule number 26. So those who have not gone through fundamental rule 1 to 25, they have to refer our previous video. जिन्होंने भी इससे पहले के FR एंड SR के रूल रेगुलेशन नहीं देखे हैं, वे इससे पहले के वीडियो में दिया हुआ है, इस SGKG स्टडीज़ यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसको एक बार देख लें, समझने में आसानी होगी। ये फंडामेंटल रूल्स हैं और ये रूल्स लगभग टॉपिक वाइज हैं। समझने के लिए हमें इसको टॉपिक वाइज बनाना ही पड़ेगा। अगर हम इसको टॉपिक वाइज नहीं बनाते हैं तो ये एक नज़र से पढ़िए, दूसरे नज़र से ख़त्म कर दीजिए, ये माइंड में रिटेन होने वाला नहीं है। ये इसको टॉपिक वाइज बनाना और इसको रिप्रोड्यूस करना मुझे लगता है उतना आसान काम नहीं है जितना आसान काम ये है कि ये अच्छा है, ये ख़राब है, चलो इसको बाद में देख लेते हैं, नहीं देखते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। ये मुश्किल काम है और जो ये मुश्किल काम समझ जाएंगे, मुझे लगता है कि आने वाले एग्ज़ाम में उनके लिए जो पाथ होंगे वो आसान हो जाएंगे, और जो इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं उनके पाथ शायद भारी हो जाए। तो इसलिए एक एक चीज़ों को मैं कैसे समझ सकता हूँ, मैं पहले अपने आप को समझाने की कोशिश करता हूँ। जब मैं पूरा कन्विंस हो जाता हूँ तब मैं इस मटेरियल को आपके सामने लेकर के आता हूँ। उम्मीद है ये इंक्रीमेंट का चैप्टर आपको पसंद आएगा। इंक्रीमेंट सबसे जुड़ा हुआ है। तो इंक्रीमेंट क्या होता है, काउंटिंग ऑफ सर्विस फॉर इंक्रीमेंट कैसे किया जाता है, नोशनल इंक्रीमेंट क्या होता है और स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट कब दिया जाता है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस सेशन में। सो इंक्रीमेंट की जो अथॉरिटी है वो फंडामेंटल रूल्स 24, 25, 26, 27 में एंड 31 में दिया हुआ है। इन्हीं के बेसिस पे हम इंक्रीमेंट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और मोर और लेस इन्हीं फंडामेंटल रूल्स को विद सम मॉडिफिकेशन बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट ने भी अडॉप्ट किया है। इंक्रीमेंट क्या होता है? इंक्रीमेंट का हिंदी में अर्थ होता है बढ़ोतरी। तो पेमेंट जो होता है, पे स्केल हमारा फिक्स हो गया, उस पे स्केल पर हमें सैलरी मिलती है। होता यह है कि जब हम एक स्पेसिफिक पीरियड तक हम उस पोस्ट पर परफॉर्म कर लेते हैं ड्यूटी, तो हमारा जो नॉलेज है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो रूल रेगुलेशन की ज़रूरत जो उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए है, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है, उसमें इंक्रीमेंट हो जाता है। जो SSO नया ज्वाइन हुए हैं, जो SSO 5 साल से SSO हैं और जो SSO 10 साल से SSO हैं, इन लोगों के एक्सपीरियंस में फ़र्क है, एक्सपोजर में फ़र्क है। ये हर महीने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, कुछ नॉलेज इंक्रीज़ कर रहे हैं। ये नॉलेज किसके लिए है? उस डिपार्टमेंट के लिए जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। ये नॉलेज किसके काम आता है? उस डिपार्टमेंट को काम आता है जिस डिपार्टमेंट में हम काम कर रहे हैं। पहले जो क्वालिटी ऑफ ड्यूटी सर्विस हमारी थी, उस क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो वर्क कल्चर है उसमें हमारे पास, हमारे तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन है, उसमें हमारे क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क में इम्प्रूवमेंट होता है, इंक्रीज होता है। और उसी इंक्रीज को इंक्रीमेंट के तरह एक उस इंक्रीज को हम ये कह लें कि एक मोनेटाइज फॉर्म में इंक्रीमेंट के रूप में साल में एक बार देने का ट्रेडिशन चलता आ रहा है। रोज़ रोज़ हमारा इंक्रीमेंट नहीं हो सकता, इसलिए साल में एक बार एक इंक्रीमेंट दिया जाता है हमारी अच्छी सर्विसेज को ध्यान में रख करके। अगर हमारी सर्विसेज अच्छी नहीं हुई हैं तो जो इंक्रीमेंट है उसके लाले पड़ सकते हैं। इसलिए कलरफुल सर्विस होनी चाहिए
और कलरफुल सर्विसेज में अच्छी सर्विसेज होंगी तो 1 ईयर में एक इंक्रीमेंट गारंटेड होता है, ऐसा फंडामेंटल रूल 24 में मेंशन किया हुआ है। एन इंक्रीमेंट शैल ऑर्डिनरली बी ड्रॉन एज ए मैटर ऑफ कोर्स अनलेस इट इज़ विदहेल्ड। कह रहे हैं कि एज ए जनरल रूल एज पर फंडामेंटल रूल 24 इंक्रीमेंट शैल बी गिवन। कब नहीं मिलेगा? अनलेस इट इज विदहेल्ड, कंडीशन है, अगर विदहेल्ड कर दिया गया तो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। एन इंक्रीमेंट मे बी विदहेल्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्वेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी अदर अथॉरिटी टू होम द गवर्नमेंट सर्वेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट में डेलीगेट दिस पावर। कहने का मतलब ये है कि इंक्रीमेंट को विदहोल्ड करने का पावर किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट के ने क्या कर रखा है? गवर्नमेंट ने डेलीगेशन ऑफ पावर कर रखा है, अपने पावर को हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को दे रखा है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास जो पावर है वो अपने पावर को अपने से जो इंफीरियर ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे उन्होंने डेलीगेट कर रखा है। तो कहीं ना कहीं से जो हमारे इंचार्ज होते हैं उन इंचार्ज के पास ये जो पावर है विदहेल्ड करने के, ये डेलीगेट कर दिए गए हैं। अगर डेलीगेट नहीं किए गए हैं तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पास है, अगर उनके पास भी नहीं है तो प्रेसिडेंट के पास है। इंक्रीमेंट को विदहेल्ड करने का पावर की बात हो रही है, इंक्रीमेंट देने की पावर बात नहीं है। इंक्रीमेंट देना एज ए जनरल रूल है, जो भी हमारा डीडीओ है वो इंक्रीमेंट हमारा देगा साल में एक बार, ये हमारा जनरल रूल है। स्पेशल रूल ये है कि किसी किसी सर्कमस्टेंसेज में इसको विदहेल्ड भी किया जा सकता है। In ordering the withholding of an increment, the withholding authority shall state the period for which it is withheld and whether the postponement shall have the effect of postponing future increment also. So अगर किसी का इंक्रीमेंट विदहोल्ड हो जाता है, अगर किसी का इंक्रीमेंट रोक दिया जाता है, विदहेल्ड कर दिया जाता है, तो उसमें जो भी अथॉरिटी होगी, विदहोल्डिंग अथॉरिटी होगी, वो मेंशन करेगी ये सिर्फ विदहेल्ड किया जा रहा है 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के लिए और बाद में ये रिज्यूम हो जाएगा, या इसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट होंगे। क्यूमुलेटिव इफेक्ट की बात जब हम करते हैं तो विदहेल्ड तो होगा ही, अगर 10 पर शुरू हुआ है तो 3 साल बाद 10 पर ही शुरू होगा, ये होता है क्यूमुलेटिव इफेक्ट के साथ। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो 10 पे शुरू हुआ है, 11 वाला नहीं मिलेगा, 12 वाला 12 में नहीं मिलेगा, 13 वाला 13 में मिलने लगेगा। तो अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो 13 में भी 10 वाला ही मिलेगा, 13 में 13 वाला नहीं मिलेगा, 13 में 10 के बाद वाला जो 11 आएगा वो मिलेगा। लेकिन अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं दिया हुआ है तो 13 में 13 वाला मिलेगा। कहने का मतलब कि 3 साल बाद टोटल रेस्टोर अगर हो जाता है तो नॉन क्यूमुलेटिव है, और जो विदहेल्ड हो गया वो फिनिश हो गया, वो रेस्टोर नहीं होता है तो क्यूमुलेटिव पोस्टपोनमेंट होता है, क्यूमुलेटिव विदहेल्ड होता है। नॉर्मली ये सब विदहेल्डिंग जो होती है ये कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के बाद ही होता है, किसी इंक्वायरी के बाद ही होता है। तो अब इसमें यह है कि जो हमें इंक्रीमेंट मिलेगा, फंडामेंटल रूल 25 है, फंडामेंटल रूल 25 जो है नहीं है, 25 जो है वो डिलीट कर दिया गया है। फंडामेंटल रूल 26 जो है काउंटिंग ऑफ सर्विस फॉर इंक्रीमेंट है। तो काउंटिंग ऑफ सर्विस फॉर इंक्रीमेंट में क्या क्या सर्विसेज काउंट की जाएगी वो देखना है। ऑल पीरियड्स ऑफ ड्यूटी होना ही है, सर्विस इन अनदर पोस्ट ठीक है, ऑल काइंड्स ऑफ लीव अदर देन EOL ठीक है, सारे लीव जो है हमारे काउंट होते हैं। अदर देन EOL की बात कर रहे हैं तो EOL ग्रांटेड ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, EOL ग्रांटेड अदर देन मेडिकल सर्टिफिकेट बट ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट टू ज्वाइन ड्यूटी ऑन अकाउंट ऑफ सिविल कमोशन और फॉर प्रोसिक्यूटिंग टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज। मतलब जो 3 पॉइंट में दिया हुआ है ऑल काइंड्स ऑफ लीव अदर देन EOL, ये जो EOL है ये भी कंडीशनल है। अगर आपने EOL लिया है मेडिकल सर्टिफिकेट पर,
अगर आपने EOL लिया है किसी बिकॉज ऑफ नॉट ज्वाइनिंग द ड्यूटी बिकॉज ऑफ सिविल कमोशन, हल्ला गुल्ला, हुड़दंग, एजिटेशन, सिविल डिस्टर्बेंस, ये सब के चलते अगर लेना पड़ा EOL, या कोई टेक्निकल या साइंटिफिक स्टडी जिसको परमिट किया गया है, जिसका आपने परमिशन लिया है, इन 3 ग्राउंड पर अगर आप EOL लेते हैं तो ये भी काउंट किए जाएंगे इंक्रीमेंट पर्पस के लिए। अदर देन दिस 3 ग्राउंड्स EOL विल नॉट बी काउंटेड फॉर इंक्रीमेंट। 5th पॉइंट, डेपुटेशन आउट ऑफ इंडिया, ये पीरियड भी काउंट होगा। फॉरेन सर्विसेज, ये पीरियड भी काउंट होगा। ज्वाइनिंग टाइम ऑब्वियसली काउंट होगा। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग बिफोर अपॉइंटमेंट ऑन स्टिपेंड और अदरवाइज, सो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग भी काउंट होगा। किस पर्पस के लिए? इंक्रीमेंट के लिए। इंक्रीमेंट के कुछ कंडीशन होते हैं, उस कंडीशन में मिनिमम वर्किंग डेज का मेंशन होता है, तो उस वर्किंग डेज में ये सारे काउंट होंगे। EOL ले लिए वो काउंट नहीं होगा। तो हमने अभी तक ये देखा कि इसमें से कौन कौन से काउंट होंगे, उन्हीं को हमने यहाँ पर ABCD करके इलाबोरेटेड फॉर्म में डाल रखा है। आप अगर इतना समझ रहे हैं तो मुझे लगता है बाकी ये इलाबोरेटरी है, इनको समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये इलिस्ट्रेटिव इन नेचर है। प्रश्न ये उठता है कि सर्विस विच डज नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट, ऐसी कौन सी सर्विसेज होती हैं जो इंक्रीमेंट के काम में नहीं आती है। जब इंक्रीमेंट का कैलकुलेशन किया जाएगा तो उसमें सबसे पहले तो हमने फर्स्ट पेज में ही देख रखा था कि EOL काउंट नहीं होता। देखिए, ऑल काइंड्स ऑफ लीव अदर देन EOL इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता। EOL भी इंक्रीमेंट के लिए काउंट होता है अगर ये 3 कंडीशन पे लिया गया है। EOL granted on medical certificate, on civil commotion and on for study purpose. For this purpose also EOL is counted for increment. इसके अलावा EOL काउंट नहीं होता। तो इसमें क्या क्या दिए हुए हैं? सर्विसेज विच डज नॉट काउंट फॉर इंक्रीमेंट, द पीरियड ऑफ विलफुल अब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी विच इज ट्रीटेड एज डाइस नन, मनमानी तरीके से बस ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, लीव अप्लाई नहीं किए हैं, अप्लाई भी किए हैं तो अप्रूव नहीं हुआ है, और वो जो पीरियड है वो डाइस नन में कन्वर्ट हो गया है। डाइस नन में कन्वर्ट होते ही वो पीरियड जो है आपके इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता, आपके पेंशन के लिए काउंट नहीं होता। इसलिए अब्सेंट होना है, होइए, लीव लेकर के होना है, बिना लीव लिए अब्सेंट नहीं होना है। बिना लीव के अगर अब्सेंट होते हैं और ऑर्डर निकाल करके उसको डाइस नन डिक्लेयर कर देते हैं तो वो इंक्रीमेंट के लिए भी निकल गया और पेंशनरी बेनिफिट के लिए भी वो निकल गया। सेकेंड पॉइंट, द पीरियड ऑफ सस्पेंशन ट्रीटेड एज नॉट ड्यूटी। सो पीरियड ऑफ सस्पेंशन के बारे में भी ये कह रहे हैं। सस्पेंशन के बारे में हम एक बहुत बड़ा वीडियो आपको जो बहुत जल्दी पब्लिश करने जा रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कि सस्पेंशन का वीडियो जो होगा वो 2-3 पार्ट में करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर बहुत बड़ा हो रहा है। चैप्टर बहुत बड़ा हो रहा है जब मैं कहता हूँ तो फंडामेंटल रूल में उतने ही रूल हैं। फंडामेंटल रूल के अलावा DOPT के ऑर्डर्स टाइम टू टाइम पब्लिश हुए हैं, उन सब को कंपाइल करके एक जगह लाने का हमारा प्रयत्न है, और इसीलिए CCA रूल में थोड़ी विलम्ब हो रही है। बहुत जल्दी हम ये सस्पेंशन वाला एक बहुत बड़ा चैप्टर लेकर के आ रहे हैं, जिसको देखने के बाद से, जिसको समझने के बाद से आपको किसी भी प्रकार के अलग एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑन द मैटर ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन पर ऐसा हम वीडियो लाने जा रहे हैं जिसमें A to Z होगा रिलेटेड टू सस्पेंशन। हो सकता है बहुत जल्दी हम उसको लॉन्च करें। तब तक के लिए आप ये समझ लिए कि सस्पेंशन पीरियड जो है
अगर नॉट ड्यूटी में आ गया, नॉट ड्यूटी में आया तो सस्पेंशन पीरियड जो है इंक्रीमेंट के लिए नहीं काउंट किया जाता है। द पीरियड ऑफ सस्पेंशन एंड पीरियड ऑफ सर्विस प्रीसीडिंग द सस्पेंशन इफ द सस्पेंशन इज मेड फॉर मिसकंडक्ट, मिसकंडक्ट पीरियड काउंट जितने होंगे वो भी नहीं आएंगे। EOL सैंक्शन फॉर प्राइवेट अफेयर्स नहीं आएंगे। द पीरियड ऑफ वेल टेकन ऑन काउंट इलनेस और फॉर अदर पर्पस गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर कंट्रोलिंग प्रोसिक्यूशन on return from leave for a period of at least 5 years not sanctioned by the government। गवर्नमेंट का मतलब कि EOL जो आपने लिया है, भले ही आप मेडिकल सर्टिफिकेट पे लिए हैं, भले ही आप स्टडी लीव के लिए लिए हैं, भले ही आप सिविल लोकोमोशन के लिए लिए हैं, लेकिन अगर सैंक्शन नहीं हुआ है तो वो इंक्रीमेंट के लिए काउंट नहीं होता। ओवर स्टेल ऑफ लीव नॉट रेगुलराइज्ड, ओवर स्टेल ऑफ लीव इट सेल्फ इज ऑब्सेंस, अगर रेगुलराइज नहीं हुआ तो काउंट नहीं होगा। Officiating service in lower time scale without a specific sanction of the government will not count for increment, ये rarely केस में होता है। The services rendered in temporary capacity without having prescribed minimum qualification for the post, तो इसमें क्या है, टेम्पोररी कैपेसिटी के बारे में बात किया जा रहा है। अब सैंक्शन ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, और नोशनल इंक्रीमेंट की चर्चा जब जब होती है तो ये इसको पेंशनरी बेनिफिट से जोड़ करके देखा जाता है। नोशनल इंक्रीमेंट में नोशनल का मतलब होता है काल्पनिक, नोशनल मतलब एक काल्पनिक होता है, नोशनल का मतलब एक अनुमानित होता है, एक एस्टिमेटेड होता है, इट इज़ नॉट एक्यूरेट, इट इज़ नॉट टू द पॉइंट। ये नोशनल इंक्रीमेंट जो है, जब इसको नोशनल इंक्रीमेंट को सर्विस में अगर समझना है तो नोशनल इंक्रीमेंट को रिटायर्ड फॉर्म में पहले समझना पड़ेगा। जितने भी रिटायर्ड लोग हैं वो किसी प्रकार की ड्यूटी करते नहीं हैं, तो हिसाब से तो उनको इंक्रीमेंट मिलना नहीं चाहिए, लेकिन टाइम टू टाइम उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाता है, अनुमानित, काल्पनिक। ऐसा अनुमान किया जाता है कि अगर वो ड्यूटी में होते तो उनको शायद ये इंक्रीमेंट मिलता। अब ड्यूटी में नहीं है इसलिए वो इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, बट ड्यूटी में नहीं है फिर भी वो इंक्रीमेंट उनको दिया जा रहा है, इसलिए उसको नोशनल इंक्रीमेंट बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं, एस्टिमेटेड बोलेंगे उसको, अनुमानित होता है, वो अनुमानित इंक्रीमेंट होता है। तो आइए देखते हैं सैंक्शन ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट क्या होता है। The pay of a government servant whose date of seniority promotion has been revised and fixed from an earlier date। सर्विंग पर्सन के केस में क्या है, द पे ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हुज डेट ऑफ सीनियरिटी प्रमोशन हैज बीन रिवाइज्ड एंड फिक्स्ड फ्रॉम एन अर्लियर डेट, पे मे बी रीफिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ नोशनल ड्यूटी इन द पोस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो जब कभी भी ये लेटर डेट में रिवीजन होता है, चाहे सीनियरिटी का रिवीजन हो चाहे प्रमोशन का रिवीजन हो, लेटर डेट में जब ये रिवीजन होता है तो प्रोस्पेक्टिव डेट से उसका जो है, जो फिक्स किया जाता है उसका इंक्रीमेंट, उसको नोशनल इंक्रीमेंट कहते हैं। जब भी नोशनल टर्मिनोलॉजी आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, वो आपका एरियर नहीं बनता है। जब भी नोशनल डाल देगा, इंक्रीमेंट है तो एरियर मिलेगा, अगर नोशनल इंक्रीमेंट डाल दिया तो उससे पहले से लेकर के प्रेजेंट डेट तक एरियर नहीं मिलेगा, प्रेजेंट डेट से आपको बेनिफिट उसको मिलेगा। Monetary benefit shall be payable only for the period he actually discharged the duties of the post. Pensionary benefit shall also be revised on the basis of notional pay in case of retirement or death. ये फंडामेंटल रूल 26 में ही है। If increment falls due on the day following in retirement, he may be given the benefit of increment notionally purely for the purpose of pensionary benefit। ये आपको पॉइंट नंबर 2 समझना बहुत जरूरी है। इफ इंक्रीमेंट फॉल्स ड्यू ऑन द डे फॉलोइंग रिटायरमेंट, मैं बता रहा हूँ, कुछ लोगों का इंक्रीमेंट का डेट आजकल 1 जुलाई है और कुछ लोगों का बिकॉज ऑफ प्रमोशन चेंजेज वो 1 जनवरी है। तो जिनका कोई ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट जिनका डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिनका डेट ऑफ इंक्रीमेंट 1 जुलाई है और सपोज कीजिए कि वो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं, तो अगर वो 30 जून को रिटायर हो रहे हैं
तो 1 ईयर उन्होंने 1 जुलाई लास्ट ईयर से लेकर के 30 जून तक 1 ईयर इन्होंने सर्व किया ड्यूटी, 1 ईयर इन्होंने पूरा सर्व किया और आपके इंक्रीमेंट के लिए 1 ईयर सर्विस होनी चाहिए। सो 1 ईयर उन्होंने सर्विस कर लिया और नेक्स्ट डे 1 जुलाई को उनको इंक्रीमेंट मिलता, बट वो 30 जून को रिटायर हो गए। अब चूंकि 30 जून को रिटायर हो गए और 1 जुलाई को वो सर्विस में नहीं रहे तो इंक्रीमेंट उनको नहीं मिल सकता। इंक्रीमेंट तो उसी को मिलेगा जो 1 जुलाई को प्रेजेंट है, जो 1 जुलाई को ड्यूटी में है, उसी को इंक्रीमेंट मिलेगा। ये महाराज 1 जुलाई को ड्यूटी में नहीं है क्योंकि 30 जून को ये रिटायर हो गए हैं, तो फिर 1 जुलाई वाला इंक्रीमेंट का इनका लॉस हो गया, इनको नहीं मिला। लेकिन 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 if the increment falls due on the day following retirement, so 30 जून को ये रिटायर हो रहे हैं और 1 जुलाई जो है वो फॉलोइंग डे है ऑफ द रिटायरमेंट है, फॉलोइंग डे ऑफ रिटायरमेंट जो है 1 जुलाई है, देन ही मे बी गिवन द बेनिफिट ऑफ इंक्रीमेंट नोशनली प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स। सो ऐसे केस में क्या होगा, जब उनका पेंशन हम डिसाइड करेंगे, पेंशन का बेसिक पे बनाएंगे, नोशनल पे बनाएंगे, तो उसमें हम उनको ये मान के चलते हैं कि 30 जो, हालांकि वो 30 जून को रिटायर हुए हैं, 1 जुलाई को उनको इंक्रीमेंट मिलता, हम क्या करेंगे, उनको एक काल्पनिक रूप से 1 जुलाई का उनको इंक्रीमेंट दे देते हैं। 1 जुलाई को जो ड्यू था उनका इंक्रीमेंट, वो इंक्रीमेंट इनके बेसिक पे में हम नोशनली ऐड कर देते हैं। नोशनली ऐड करने का मतलब ये हुआ कि 30 जून को इनका सैलरी नहीं बढ़ेगा और 1 जुलाई को इनका इंक्रीमेंट नहीं बढ़ सकता क्योंकि रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे केस में क्या करने हैं, 30 जून में इनको इनके एक जो इंक्रीमेंट दिया जाएगा 1 जुलाई को ध्यान में रखते हुए, उसको हम नोशनल इंक्रीमेंट कहते हैं। एंड दैट नोशनल इंक्रीमेंट इज प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ पेंशनरी बेनिफिट्स, it is not for the salary because he has already retired, so he cannot challenge it because it is a notional increment. So notional increment is given to the government servant who is retiring following on the next date, who is retiring and on the following day is due for the increment. So ऐसे केस में उसको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा प्योरली फॉर द पर्पस ऑफ पेंशनरी बेनिफिट, ये गवर्नमेंट ऑर्डर में दिया हुआ है। स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट आता है। विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट द ऑफिसर्स, विद होल्डिंग हमने पढ़ा था ना, विद होल्डिंग ही स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट है ये। तो स्टॉपेज ऑफ इंक्रीमेंट दो तरह के हो सकते हैं, एक विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट, एक विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। सो विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि द ऑफिसर्स पे इज रिस्टोर्ड टू व्हाट इट वुड हैव बीन हैड हिज इंक्रीमेंट नॉट बीन हेल्ड फ्रॉम द नेक्स्ट नेचुरल डेट फ्रॉम विच ही वुड हैव ड्रॉन एन इंक्रीमेंट। एग्जाम्पल हम बताते हैं, किसी का 10,000 सैलरी है, बेसिक पे है, तो नेक्स्ट ईयर उसको, मैं एक इमेजिनरी लेकर के चलता हूँ कि उसको 10% का इंक्रीमेंट मिलता है। 10% का होता नहीं है, 3% का इंक्रीमेंट होता है। चलिए 3% का ही कर लेते हैं। सो 10,000 रुपीज सैलरी है। ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर उनका जो इंक्रीमेंट लगने के बाद से वो नेक्स्ट ईयर में 10,300 उनका हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर में 10,630 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट ईयर में 10,990 के आसपास में हो जाएगा, मतलब 11,000 हो जाएगा। ठीक है, इसी बीच में क्या होता है, जब उनका 10,000 रुपये सैलरी होती है, बेसिक पे होता है, उसी समय उनका इंक्रीमेंट विदहेल्ड कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। 3 ईयर के लिए उनको पेनल्टी दे दी जाती है और पेनल्टी में उनका इंक्रीमेंट विदहोल्ड कर दिया जाता है। तो जब इंक्रीमेंट उनका विदहोल्ड कर दिया गया तो उसके बाद से क्या हो गया, उनका 2022 में उनका सैलरी 10,000 था। उसके बाद से उनको 2023 में इंक्रीमेंट मिलना था। लेट अस टेक एग्जांपल फ्रॉम 1 जनवरी।
वो इंक्रीमेंट विद होल्ड हो गया। तो विद होल्ड हो गया तो 2023 में भी उनको 10,000 ही बेसिक पे रहेगा। अगर वो 2 ईयर के लिए विद होल्ड हुआ है तो 2024 में भी उनका बेसिक पे उनका 10,000 ही रहेगा। अगर 3 ईयर के लिए विद होल्ड हुआ है तो 2022 को से चल रहा है, 23 1 हो गया, 24 2 हो गया, 25 में भी सेम रहेगा। 3 साल के लिए विद होल्ड हुआ है, 4th ईयर के लिए विद हेल्ड नहीं हुआ। तो 2026 में उनको कितना होना चाहिए, उनको लगभग +3% करते जाइए। सो 2023 में उनको 10,003 होना चाहिए, 10,300। 24 में 10,630 होना चाहिए लगभग। उसके नेक्स्ट ईयर में लगभग 11,000 होना चाहिए। उसके बाद वाला जो साल है उसमें उनको लगभग 11,330 होना चाहिए। तो अगर ये विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो 2026 में उनका बेसिक पे 10,000 से सीधे जंप होकर के 11,330 हो जाएगा, 3,400 हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। सो इस बीच में क्या हुआ, 2023, 2024, 2025 इस पीरियड में उनका इंक्रीमेंट विदहेल्ड हो गया, तो इनको कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ये 10,000 पहले भी थे, 10,000 अभी भी हैं। 26 में क्या होगा, उनको 26 में जो इंक्रीमेंट होगा वो इस तरीके से इंक्रीमेंट होगा कि उसको ये 2023, 24, 25 का जो निगेटिव इम्पैक्ट है वो वहाँ पे नहीं जाएगा। इसीलिए इसको विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट कहते हैं। 2026 में उनको 11,340 मिलना था, तो 2026 में 2022 में उनको 10,000 मिला, उसके बाद से उनका बढ़ा ही नहीं। और 2026 में रिस्टोर हो रहा है तो बढ़े हुए रेट से मिलेगा, ऐसे मिलेगा जैसे इनका 23 में भी बढ़ा हो, 24 में भी बढ़ा हो, 25 में भी बढ़ा हो और उसके बाद से 26 में बढ़ रहा हो। इसी को बोलते हैं विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। अगर विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा तो विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट में क्या होगा, 2022 में 10,000 सैलरी था, 23 में भी 10,000 है क्योंकि विदहेल्ड हो गया है, 24 में भी 10,000 है क्योंकि विदहेल्ड है 2nd ईयर के लिए, 25 में भी 10,000 है क्योंकि विदहेल्ड है 3 ईयर के लिए। 2026 में 10,000 का 3% जोड़िए, 10,300 उनका बेसिक पे होगा 2026 में। क्यों? क्योंकि जो विदहेल्डिंग है वो क्यूमुलेटिव इफेक्ट से हो गया, उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया। जो नहीं मिला वो तो नहीं मिला, लेकिन जो नहीं मिला उसको नोशनल भी नहीं दिखाया गया और उसको पूरा बीच का पीरियड उनका गायब कर दिया गया। तो अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो बहुत जोर का झटका है और बड़ी जोर से लगता है। अगर नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट है तो झटका तो है लेकिन बाद में आदमी उसे निकल जाता है, 3 साल बाद से वो पूरा का पूरा रेस्टोर हो जाता है एज इफ नथिंग हैपेंड। सो जितना 2 साल 3 साल में मिलना था वो नहीं मिला, लेकिन 3 साल के बाद से सब कुछ वो मिलने लगा जैसा होना चाहिए था 3 साल के बाद। तो अगर 3 साल के बाद से पूरा आपका पे स्केल प्लस 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 करके आ जाता है तो नॉन क्यूमुलेटिव है। और अगर 3 साल के बाद से जो 3 साल पहले का बेसिक पे था उस पे सिर्फ इस साल का इंक्रीमेंट जोड़ करके ऐड कर देते हैं और बीच के पीरियड का इंक्रीमेंट भूल जाते हैं, तो इसको बोलते हैं विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इट इज़ वेरी हार्ड, वेरी टफ। In case of a stoppage of increment, the increment falling due immediately after the date of issue of the order should be withheld. जैसे ही ऑर्डर आता है वैसे ही withheld हो जाएगा। The employee shall not be recommended for promotion during the period for which the increment were ordered to withheld with effect from the date of issue of the order. ये another problem है। अगर withhold हो जाता है, अगर आपका जो है इंक्रीमेंट है स्टॉप कर दिया जाता है, सो
जितने पीरियड तक इंक्रीमेंट विद हेल्ड रहेगा उतने पीरियड तक प्रमोशन भी नहीं होगा। क्यों? प्रमोशन होने के लिए इंक्रीमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जब भी प्रमोशन होता है इंक्रीमेंट होता है, बढ़ता है। यहाँ तो इंक्रीमेंट ही रोक दिया गया, इसलिए यहाँ पर इंक्रीमेंट भी रुक गया, प्रमोशन भी रुक गया। इंक्रीमेंट रिस्टोर होगा तभी प्रमोशन के चांसेस बढ़ेंगे। सो इंक्रीमेंट रुक जाना कोई छोटा मोटा पनिशमेंट नहीं है, बहुत बड़ा पनिशमेंट है। और इसलिए डिपार्टमेंट को ऐसे ऐसे डिसीजन लेने से पहले कई बार सोचना चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं ये सिर्फ इंक्रीमेंट है, ये सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं है, ये इसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट होते हैं। और सामने ही दिख रहा है, ये प्रमोशन पर इफेक्ट पड़ता है। जिनका भी इंक्रीमेंट विदहेल्ड कर दिया गया उनको प्रमोशन नहीं मिलता है। उसी के बारे में फर्दर